Hello everyone, Dr. Nikita Kumar is here, your guide for English literature। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस। तो इनका एग्ज़ाम शायद परसों है, तो ये आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा जिसमें ऑलमोस्ट मैंने जो सारी राइटिंग्स हैं उनको कवर किया है। सो जो आपका पहला है राइटर वो है फ्रांसिस बेकन। उनका वर्क है ऑफ ट्रुथ। तो उसकी बेसिक सी चीज़ें हम देखेंगे कि समरी क्या है और आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब तक जो आपने नहीं पढ़ा है कुछ भी, तो आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा कि किससे रिलेटेड है ये सेज, किससे रिलेटेड आपका प्रोज लिखा गया है ना। तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ रखा है। तो एकदम से अगर नए हो तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन आप क्लास को फिर से देख लेना, कवर हो जाएगा। आपको नॉर्मल सा आइडिया हो जाएगा कि ये जो आपका वर्क है वो किससे रिलेटेड है। तो आई थिंक आप क्वेश्चन को फ्रेम कर पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो आपका पहला वर्क है वो है फ्रांसिस बेकन का, जिनका पहला एशे है ऑफ ट्रुथ। तो ऑफ ट्रुथ में किससे रिलेटेड है वो देखते हैं ना। तो ऑफ ट्रुथ इज बेकन्स मास्टरपीस दैट शो इट्स कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विथ स्पेशल रिगार्ड टू ट्रूथ। तो ये ट्रूथ के बारे में है ना। इन द बिगनिंग ऑफ द एसे बेकन राइटली ऑब्जर्व्स दैट जनरली पीपल डू नॉट केयर फॉर ट्रूथ is Pilate, the governor of Roman Empire, while conducting the trials of Jesus Christ, cares little for truth। तो पहले इन लाइन्स में क्या बताया है कि जैसे कि जो पायलट है, पायलट का उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है कि जब जीसस क्राइस्ट थे, उनका जब क्रूसिफिकेशन हो रहा था, तब पायलट ने क्या नहीं किया, इस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि सत्य क्या है और किस बेस पर जो जीसस क्राइस्ट है उनको लटकाया जा रहा है। तो इस बारे में उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उनका रेफरेंस फ्रांसिस बेकन ने यहाँ लिया है कि ट्रूथ जो सत्य है उसकी कोई महत्वता नहीं है, कुछ ऐसा करके ना। तो बेकन एक्सप्लोर्स द रीज़न वाई द पीपल डू नॉट लाइक ट्रूथ। उन्होंने बताया है, उन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है कि कैसे जो लोग हैं वो ट्रूथ है उसको पसंद नहीं करते हैं। पहली चीज़ क्या बताइए, फर्स्ट ट्रूथ इज एक्वायर्ड थ्रू हार्ड वर्क। कि पहली चीज़ ये है कि जो ट्रूथ है उसको हार्ड वर्क के द्वारा ही गेन किया जा सकता है, और जो आदमी है वो हार्ड वर्क करना नहीं चाहता है ना। नेक्स्ट दूसरी चीज बताइए, ट्रूथ कंटेन्स मीन्स फ्रीडम। जो इंसान है उसकी फ्रीडम है उसको क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। मोर देन दैट द रियल रीजन ऑफ मेन्स डिसलाइकिंग टू ट्रूथ इज दैट मैन इज अटैच्ड टू लाइज विच बेकन सेज एंड नेचुरल थ्रू करप्ट लव ऑफ द लाई इटसेल्फ मैन लव्स फॉल्सहुड। तो इन सब से भी, इन दोनों, एक तो हार्ड वर्क करना पड़ता है ट्रूथ के लिए, और दूसरा क्या है कि जो फ्रीडम है उनको क्या कर लिया क्या हो जाती है, बाउंड हो जाती है ना, सीमित हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न जो इंसान झूठ बोलते हैं उसका क्या हो सकता है कि वो प्यार करते हैं झूठ बोलने से। तो उनका जो करप्ट लव है झूठ की तरफ वो बहुत ज़्यादा है, और जो मेन है वो क्या करता है, फॉल्सहुड को ही फ्रेम करता है। बेकन स्टेट्स दैट इफ डिप्राइव्ड ऑफ फॉल्स प्राइड एंड वैनिटीज द ह्यूमन माइंड वुड the human mind would contract like a deflated balloon and these human beings would become poor, sad and ill। अब इन्होंने इसमें क्या बताया है कि जो इंसान है उसके दिमाग से या फिर उसके अंदर से अगर जो झूठा प्राइड है, जो वैनिटीज़ हैं उनकी, और ऐसी चीज़ों को अगर निकाल लिया जाए शरीर से, उनके माइंड से अगर बाहर निकाल लिया जाए, तो उनकी सिचुएशन कैसी हो जाएगी, एक डिफॉल्टेड बैलून जो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना। तो उस तरीके से इंसान हो जाएगा, और फिर उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, सैड हो जाएगी और इल हो जाएगी, है ना। कि अगर जो इंसान है उसके माइंड से अगर जो प्राइड है, वैनिटीज हैं, जो दिखावा है फालतू का, है ना, उन सबको अगर बाहर निकाल दिया जाए तो एक इंसान का जो दिमाग है या फिर इंसान है वो
वो कैसा हो जाएगा, एक डिफॉल्टेड बैलून की तरह हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इंसान जो है प्राइड से जो फुला हुआ है वो एक सिकुड़ जाएगा, ऐसा कंपैरिजन किया, ठीक है। बेकन फर्दर asserts that the liars are नेक्स्ट यहाँ है कि पोइटिक ट्रूथ इज फॉर लिटरेरी चार्म। अब ये बता रहे हैं कि जो पोइट्रीज होती है उनमें झूठ क्यों बोला जाता है। जैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो पोइट्रीज जो होती है उनमें झूठ की ज़रूरत होती है, तो वो क्यों बोला जाता है, लिटरेरी चार्म के लिए बोला जाता है। और जो मर्चेंट यानी जो व्यापारी जो होते हैं वो झूठ किस लिए बोलते हैं, मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिना रीज़न ही झूठ बोल जाते हैं, तो उनका क्या, वो बताया है ना। बेकन फर्दर asserts that the liars are like a snake, कि जो झूठ बोलने वाले जो लोग हैं वो किसकी तरह है, एक स्नेक की तरह है। स्नेक के साथ कंपैरिजन क्यों किया है, that goes basely upon the belly and not for the feet। क्यों, क्योंकि वो पेट के बल चलते हैं ना, पैरों के बल नहीं चलते हैं। इसलिए जो झूठ है, झूठ के साथ जो चलने वाले लोग हैं उनको एक सरपेंट की तरह बताया, स्नैक की तरह बताया, ठीक है। ए लाई फेसेस गॉड एंड श्रिंक्स फ्रॉम मैन। अब यहाँ पर जो बेकन है उन्होंने क्या बताया है कि जो इंसान झूठ बोलते हैं, बेसिकली इंसान झूठ किसके सामने बोलते हैं, दूसरे इंसान के सामने, दूसरे पर्सन के सामने। तो वो क्या बता रहे हैं कि अगर हम किसी दूसरे इंसान के सामने अगर झूठ बोल रहे हैं तो हम गॉड को तो फेस कर पा रहे हैं, लेकिन एक तुच्छ इंसान को फेस करने की हम में क्या नहीं है, क्षमता नहीं है, इसीलिए हम झूठ बोल रहे हैं। समझ रहे हो क्या कहना चाहते हो, कि बेकन कहना चाहता है कि अगर आप एक दूसरे इंसान के सामने झूठ बोल रहे हो मतलब आप उस इंसान से डर चुके हो, कि आप भगवान से नहीं डरे। क्यों, भगवान को तो सब पता है कि आप कहाँ क्या झूठ बोल रहे हो, तो आप भगवान से नहीं डर रहे, बल्कि वो तुच्छ सा जो इंसान है जिसके सामने आप डर रहे हो और जिसके सामने आप झूठ बोल रहे हो उससे आप डर चुके हो, इसलिए आप झूठ बोल रहे हो। ए मिक्सचर ऑफ ए लाई डॉथ एवर एड्स प्लेजर। तो ये एक कोटेशन की तरह आप अपने क्वेश्चन में फ्रेम कर सकते हो कि जो झूठ है उसका एक मिक्सचर है, वो क्या कर देता है, प्लेजर ऐड कर देता है आपकी बातों में। जैसे बेसिकली महिलाओं की आदतें होती है कि एक छोटी सी बात होती है उसके साथ में वो अपनी एक दूसरी बात ऐड करके बातों को प्रेजेंट करती है, अपना नमक मसाला मिर्ची लगा के ना बातों को बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसा क्यों करती है वो, क्योंकि उनको प्लेजर मिलता है ना। तो जो प्लेजर कैसे ऐड होता है, एक छोटा मोटा अगर झूठ ऐड किया जाए सच के साथ में तभी प्लेजर गेन किया जा सकता है। ये बात रखी है फ्रांसिस बेकन ने। तो आई थिंक आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि इससे इसकी थीम क्या है ना। नेक्स्ट उनका ऐसे है फ्रांसिस बेकन का ही दूसरा ऐसे ऑफ ट्रेवल, कि ट्रैवलिंग के टाइम पे हमें क्या ध्यान रखना चाहिए ना। तो फ्रांसिस बेकन ऐसे ऑफ ट्रेवल वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1625 एडिशन, जो उनका 1625 का जो एडिशन था उसमें पब्लिश होता है, ठीक है। बेकन फोकसेस ऑन ट्रैवलिंग, इसमें उन्होंने ट्रैवलिंग के बारे में बताया कि जो यंग लोग हैं उनके लिए तो ये जो ट्रैवलिंग है वो कैसी है, एक लर्निंग की तरह है ना, कि जो यंग पीपल हैं उनके लिए लर्निंग की तरह, और जो ओल्डर हैं, जो ओल्डर लोग हैं उनके लिए एक्सपीरियंस की तरह। बिफोर विजिटिंग ए फॉरेन कंट्री इट इज़ गुड टू लर्न सम ऑफ इट्स लैंग्वेज, अदरवाइज वन विल ओनली लर्न लाइक ए बिगनर नॉट एंजॉय रियल ट्रैवल। तो बेकन ने क्या बताया है कि जब भी आप कहीं फॉरेन कंट्री में अगर विजिट करते हो तो वहाँ की कुछ कुछ लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आ रही है तो आप एक बिगिनर की तरह ही उस कंट्री में जाते हो। जो रियल जो एन्जॉय है, रियल जो ट्रैवलिंग का एन्जॉय है वो नहीं आप फील कर पाओगे। तो आपको बेसिक सी लैंग्वेज आनी चाहिए। यंग पीपल शुड ट्रैवल विद अ गुड गाइड और एक्सपीरियंस्ड सर्वेंट who knows the language and has already visited the country। अब ये क्या बता रहे हैं कि जो यंग लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, एक अच्छे गाइड के साथ जाना चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो और वो वहाँ की लैंग्वेज जानता हो और जो पहले भी उस सिटी में क्या कर चुका हो, विजिट कर चुका हो। सच ए पर्सन कैन गाइड देम अबाउट इम्पोर्टेंट प्लेसेस टू विजिट, गुड पीपल टू मीट एंड यूजफुल थिंग्स टू लर्न। अब अगर आप ऐसे इंसान के साथ में जाते हो तो क्या होएगा, तो आप जो इंसान
एक शहर को पहले से विजिट कर चुका है, वहाँ के इम्पोर्टेंट प्लेसेस के बारे में उसको पता रहेगा, अच्छे लोगों के बारे में उसे पता रहेगा, और जो इम्पोर्टेंट जैसे कहीं कहीं अगर हम दूसरे शहर में जाते हैं तो कुछ लोग हमें बताते हैं ना, अरे वहाँ का पोहा खा के आना, अरे वहाँ की वो शॉल लेके आना, वहाँ का ये करके आना, वो करके आना। तो वो कहाँ से आता है? एक्सपीरियंस से आता है। क्यों? क्योंकि वो लोग वहाँ पहले विजिट कर चुके हैं। तो अब अगर आप वहाँ जाओगे तो वहाँ की जो इम्पोर्टेंट सी चीज़ें हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे। Next step, Bacon advises keep a diary with while traveling because there is so much to learn. कि अगर आप कहीं भी जाते हो तो अपने साथ में एक डायरी रखो। पीपल शुड विजिट रॉयल कोर्ट। अब वो एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप नए शहर में जाते हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। रॉयल कोर्ट्स, कोर्ट्स ऑफ लॉ, चर्चेस, monasteries, city walls, ports, libraries, colleges, markets, gardens, military places, and even theaters and plays. दे शुड आल्सो मीट फेमस पीपल, कि उनको जो फेमस वहाँ के सिटी के जो फेमस पीपल हैं उनसे मिलना चाहिए। ऑब्जर्व स्पेशल इवेंट्स लाइक सेरेमनीज एंड फेस्टिवल्स, वहाँ के जो सेरेमनीज जो चल रही होती है, फेस्टिवल्स जो होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। टू मेक ट्रेवल मोर यूजफुल, ए ट्रेवलर शुड कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड नॉट स्टे टू लॉन्ग इन वन सिटी। अगर आपको और ज़्यादा उस स्थान को एक्सप्लोर करना है तो आपको क्या करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना है। आपको एक ही जगह नहीं रुकना है। इवन विद इन ए सिटी इट इज़ गुड टू चेंज लॉन्गिंग एरियाज टू मीट मोर पीपल। यानी कि अगर आपको बेकन है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको एक ही सिटी में रहना है तो एटलीस्ट आप चेंज करते जाइए ना, ताकि आप नए लोगों से मिल सके। कि आप कुछ दिन इधर, मतलब कुछ दिन अगर आप साउथ में रह रहे हैं तो कुछ दिन आप ईस्ट में भी रह के देखिए ना। तो ऐसे करने से आपको जो जो लोग मिलेंगे वो अलग अलग कल्चर के मिलेंगे, नए नए लोगों से आपको चीज़ें जानने को मिलेगी। Recommendation letters can help in meeting important people. Okay, Bacon warns against getting into fights. अब वो हमें warn करते हैं कि आपको लड़ाइयों से क्या रहना है, दूर रहना है, स्पेशली ओवर स्मॉल थिंग। अब स्मॉल थिंग उन्होंने कौन सी बताई है कि छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे प्राइड हो गया, घमंड हो गया ना, वुमेन के इश्यूज पर हमें नहीं लड़ना है, और ड्रिंकिंग के इश्यूज पर तो बिल्कुल नहीं लड़ना है। इट इज़ आल्सो वाइज टू अवॉइड एंग्री एंड क्वेरलसम पीपल। और आपको जो एंग्री जो लोग होते हैं या फिर जो झगड़ालू जो इंसान होते हैं उनको अवॉइड ही करना है। व्हेन ट्रेवलर्स रिटर्न होम, अब वो बता रहे हैं कि आपको कैसे जाना है। मतलब पहले वाले पार्ट में उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में आपको कैसे जाना है, वहाँ पे आपको क्या क्या देखना है, और वहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव होकर कैसे लोगों को एक्सपीरियंस करना है। हाँ, फिर उन्होंने बताया है कि कौन सी चीज़ों से आपको दूर रहना है। अब जब आप वापस घर आ जाते हो तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है वो बताया गया है। व्हेन ट्रेवलर रिटर्न्स होम दे शुड स्टे कनेक्टेड विद द गुड पीपल दे मेट अब्रोड। अब वो बता रहे हैं कि जैसे आप अब्रोड गए थे तो वहाँ पे आपको जो अच्छे लोग मिले थे, आपको उनके कांटेक्ट में रहना है, उन्हें भूल नहीं जाना है। Their travels should be shown in their speech and wisdom, not in strange dress or behavior. अब ये जनरली आजकल बहुत होने लगा है कि अगर आप दूसरे कल्चर में जा रहे हो तो वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हो ना। जैसे कहीं अगर आप बाहर अगर रह कर आ रहे हो तो वहीं की ड्रेसेस आप पहन रहे हो ना, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना होता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप विदेश जाके आ रहे हो और विदेश का जो कल्चर है, जो जो हमारे कल्चर को सूट नहीं हो सकता है, उसी कल्चर को आप क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो ना, कि शो ऑफ कर रहे हो कि अच्छा हम विदेश जाके आ रहे हैं ना। तो वो आपको नहीं करना है। जबकि आपका जो विदेश का जो एक्सपीरियंस है वो आपके विजडम में, आपकी बुद्धि में, आपकी जो वाणी है उसमें दिखाई देना चाहिए, ना कि आपकी अपीयरेंस में, है ना। कि अब्रोड में लोग शॉर्ट कपड़े पहनते हैं तो मोस्टली लड़कियां ही करती है ना, तो अब्रोड में शॉर्ट कपड़े पहनते हैं तो हम भी शॉर्ट कपड़े पहन के निकलेंगे। तो ये आपकी हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, हो सकता है एक्सेप्ट अभी तो नहीं कर पा रही है ना। तो आपको इन चीज़ों में अपने आप पे नहीं रहना है।
People should keep their own country's good manners and only aid useful knowledge and good habits from other countries. आपको क्या करना है, जो good manners हैं और जो useful knowledge है उनको highlight करना है ना, उनके साथ जीना है, ना कि ये जो फालतू की ये है दिखावापन, इसके साथ नहीं, है ना। तो इन्होंने बताया कि ट्रैवलिंग के दौरान आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। आई होप आपको ये जो फ्रांसिस बेकन है उनके दोनों ऐसे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है अपना जोसेफ एडिशन है, उनका वर्क है मेडिटेशंस इन वेस्टमिनिस्टर एबे। अब ये वेस्टमिनिस्टर एबे क्या है, वेस्टमिनिस्टर एबे है, एबे क्या होती है, जो क्या बोलते हैं, जहाँ पर जो कब्र होती है ना, शमशान घाट जिनको बोला जाता है हमारे यहाँ, उन्हीं को वहाँ क्या होता है कि ये जो लोग हैं ये कहाँ के हैं, जोसेफ एडिशन ब्रिटिश के हैं। तो ब्रिटिश में चर्च वगैरह होते हैं, कंट्री यार्ड होते हैं, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है ना। तो जोसेफ एडिशंस ऐसे मेडिटेशन इन वेस्टमिनिस्टर एबे वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द पीरियोडिकल द स्पेक्टेटर। ये स्पेक्टेटर नाम का एक पीरियोडिकल था जो किसके साथ में कंपोज किया गया था, रिचर्ड स्टील के साथ में। तो इंग्लिश लिटरेचर में है जो जोसेफ एडिशन और जो रिचर्ड स्टील है, इनको साथ में ही पढ़ा जाता है क्योंकि इनके बहुत सारे पीरियोडिकल्स आए थे, जैसे द स्पेक्टेटर्स क्लब, द टेटलर भी आया था, है ना। तो ऐसे बहुत सारे पीरियोडिकल्स आए थे इन दोनों के साथ में कोलैब करके। एडिशन डिस्क्राइब्स हिज विजिट टू वेस्टमिनिस्टर एबे। तो जो एडिशन है वो बताता है कि जब वो वेस्टमिनिस्टर एबे जाता है तो क्या होता है। द प्लेस ही गोज टू व्हेन ही इज फीलिंग सीरियस, कि जब वो सीरियस फील करता है तब वहाँ जाता है। द डार्क एंड सोलम एटमोसफियर ऑफ द एबे मेक्स हिम थिंक डीपली अबाउट लाइफ एंड डेथ। कि जब भी वो वहाँ वेस्टमिनिस्टर एबे जाते हैं तो जब उनको सीरियस फील होता है ना, तो जो डार्क और ग्लूमी दिन होता है, ग्लूमी एटमोसफियर होता है, वो उसको डीपली सोचने के लिए मजबूर कर देता है, किसके बारे में, लाइफ और डेथ के बारे में। ठीक है। एज ही वॉक्स अराउंड ही लुक्स एट द tombstone and its inscriptions in the churchyard and noticed that many of the inscriptions only mention the dates of birth and death। तो inscriptions क्या होती है कि जो tombstone होती है, tombstone क्या होती है, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, उसके ऊपर एक शिला लगी होती है, उस पर कुछ मेंशन किया होता है ना, उसको उसको क्या बोला जाता है, इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। और टॉम स्टोन क्या हो गया, जो उसकी कब्र है उस पर जो पत्थर लगा होता है उसको क्या बोला जाता है, टॉम स्टोन बोला जाता है। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि कुछ कुछ जो कब्रें थी उन पर ओनली क्या इंस्क्राइब किया गया था, डीओबी और डेथ की जो डेट थी वही मेंशन थी, विच मैक्स हिम थिंक दीज रिकॉर्ड्स आर ए बिट लाइक ए जोक। अब वो क्या बता रहे हैं कि ये जो दो डेट्स थी वो क्या थी, एक जोक की तरह थी। क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग ए पर्सनस होल लाइफ टू जस्ट दोज टू डेट्स, कि एक जो इंसान है उसका पूरा का पूरा जो जीवन है वो ओनली दो डेट्स में सिमट गया है। कौन सी डेट्स में, कि एक तो जो उनका जन्म की जो डेट है और जो दूसरी उनकी मृत्यु की डेट है, उसी में उसका जो पूरा जीवन का जो चक्र है वो समेट दिया गया है। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ब्यूरिड इन द एबे, कि बहुत सारे जो लोग हैं वो एबे में दफनाए गए थे। ऑल मिक्सड टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस एंड अचीवमेंट, सच एज रिच एंड पुअर, सोल्जर्स एंड प्रीस्ट आर नाउ ऑल मिक्सड अप इन डेथ। कि बहुत सारे जो लोग हैं उनकी कब्रें वहाँ पर थी वेस्टमिनिस्टर एबे में, और जो उनके स्टेटस थे, अचीवमेंट्स थे, कब्र में तो नहीं पता चलता कि कौन सर्वेंट था, कौन नौकर था, कौन जो राजा था। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो जन्म से पहले तक रहती है, मृत्यु के बाद ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है, सब एक समान हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, he looks at various epitaphs and finds some of them overly grand, which might embraces the deceased if they could see it। अब वो क्या बता रहे हैं कि एपिथाप्स क्या होते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया टॉम स्टोन होती है, वहाँ पर कुछ रिटन लाइन्स होती है ना, जिनको क्या बोला जाता है, टॉम्स एपिथाप बोला जाता है। एंड फाइंड सम ऑफ देम ओवरली ग्रांड, यानी कि कुछ जो टॉम स्टोन है उन पर तो जो एपिथाप है वो इतना बड़ा लिखा हुआ था कि अगर जो
डिजीज्ड का मतलब जो मृतक लोग हैं ना, उसके बारे में है कि जो डिजीज्ड पर्सन है वो अगर जिंदा होते हैं उसको देखते, है ना, जो लिखा हुआ है उसको देखते तो वो भी क्या हो जाते, एम्ब्रेस हो जाते हैं ना। अदर्स आर वेरी मॉडेस्ट रिटर्न इन, और कुछ जो लोग थे उनकी जो कब्र है उस पर एपिथाफ बहुत ही मॉडेस्ट तरीके से लिखा हुआ था। कैसे कि कुछ ग्रीक में लिखा हुआ था, हेब्रू लैंग्वेज, ये ग्रीक और हेब्रू लैंग्वेजेस के नाम है ना, तो ग्रीक में लिखे हुए थे, हेब्रू में लिखे हुए थे। सो ओनली ए फ्यू पीपल कैन अंडरस्टैंड देम, कि जिसको बहुत ही कम लोग समझ पाते थे। एडिशन आल्सो नोट्स दैट सम पोइट्स डू नॉट हैव मॉन्यूमेंट्स while others do, but their works are not well known। अब वो क्या बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे राइटर्स हुए हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे पोइट्स हुए हैं जिनका मॉन्यूमेंट्स नहीं बनाया है, जिनकी याद में कुछ भी नहीं किया गया, कुछ भी नहीं बनाया है, जबकि उनकी जो प्रतिभा थी वो बहुत श्रेष्ठ थी। लेकिन कुछ ऐसे पोइट्स भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया है, फिर भी उनके लिए मॉन्यूमेंट बनाया गया है। एडिशन एंड्स बाय सेइंग दैट while these reflection might seem gloomy, he finds them helpful and enlightening। He doesn't feel sad but rather thoughtful, using these reflections to overcome feeling like envy and grief। He looks forward to visiting the tombs of English kings another times and reflects on the idea that one day everyone will be together in death। अब वो क्या बता रहे हैं कि ये जो रिफ्लेक्शंस हैं, है ना, वो उनको ग्लूमी यानी क्या होता है, दुख में नहीं लेके जाते हैं, बट उनको क्या करते हैं, इनलाइट करते हैं ना। इनलाइट करना या ज्ञान मिलना ना, उसको क्या बोला जाता है, इनलाइट होता है। ही डजेंट फील सैड, वह दुखी नहीं होता है, रेदर थॉटफुल, लेकिन वह सोच रहा होता है, यूजिंग दिस रिफ्लेक्शन टू ओवरकम फीलिंग लाइक एनवी एंड ग्रीफ। जो ईर्ष्या की जो भावना है, जो दुख की भावना है, उससे ओवरकम करने में, उनसे बाहर निकलने में। ही लुक्स फॉरवर्ड टू विजिटिंग द टॉम्स English kings another time and reflect on the idea that one day everyone will together in death। यानी कि ये जो किंग्स हैं, जो राजा हैं, जो प्रजा है, जो लोग यहाँ पर दफनाई गई हैं ना, उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। बस इतना पता है कि एक ना एक दिन जो डेथ है वो सबको ले जाएगी। एवरी वन विल बी टुगेदर इन डेथ। जो जो राजा और जो प्रजा के बीच में जो इतना जो डिस्टेंस होता है, बहुत बहुत ज़्यादा जो गैप होता है ना, वो मृत्यु से पहले तक रहता है। मृत्यु के बाद में जो गैप होता है ना, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। एवरी वन विल बी टुगेदर। टुगेदर का क्या मीनिंग है यहाँ पर, कि जो मृत्यु के बाद सबके सब क्या रहते हैं, साथ ही रहते हैं ना। मृत्यु से पहले तक ये सारी चीजें होती है ना, मृत्यु के बाद सब क्या हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब एक जैसे हो जाते हैं। एडिशन सजेस्ट दैट नो मैटर हाउ इम्पोर्टेंट ए पर्सन वॉज इन लाइफ, their legacy will likely be reduced to a simple inscription on a tombstone। He urged readers to consider the futility of worldly success and to reflect on more lasting spiritual values। In his views, contemplating death is not a source of fear or sadness, but a way to gain wisdom। अब इन्होंने क्या बताया है कि जो इम्पोर्टेंट जो लोग होते हैं वो कुछ नहीं होते हैं, जन्म से पहले तक सब होते हैं, मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता है। तो वो क्या बता रहे हैं कि जो रीडर्स हैं उनसे वो क्या इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो फ्यूटिलिटी है किस चीज़ की, जो वर्ल्डली जो सक्सेस हैं, जो मटेरियलिस्टिक गेन्स हैं, उनको क्या करना है, उन पर आपको फोकस नहीं करना है, बस किस चीज़ पर ध्यान देना है, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पर ध्यान देना है ना, जो क्या है, मोर लास्टिंग है। क्यों? क्योंकि जो आपने पैसा कमाया, जो शोहरत कमाई, वो आपके साथ नहीं जाने वाली है, लेकिन जो आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं वो क्या है, मोर लास्टिंग है, उनके लिए आप याद रखे जाओगे। इन दिस व्यू कॉन्टेम्पलेटिंग डेथ इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ फियर, कि आपको डेथ से डरना नहीं है और इस डेथ के लिए सैड होने की ज़रूरत नहीं है, बट ए वे टू गेन विजडम। लेकिन ये तो एक रास्ता है, किस चीज़ का, विजडम का या बुद्धि का एक रास्ता है ना। नेक्स्ट वर्क है आपका ड्रीम चिल्ड्रन। ड्रीम चिल्ड्रन है, ये किसने लिखा है, चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। तो ये भी एक इमेजिनरी चिल्ड्रन है, उसके बारे में बताया ना, एक ऐसे हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इमेजिनरी चिल्ड्रंस ऑफ जेम्स इलिया, इलिया जॉन एंड एलिस। ये क्या है, इमेजिनरी चिल्ड्रन है।
किसके? लैम्ब के। आस्क्ड लैम्ब टू टेल देम अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंड मदर, कि वो क्या करते हैं, जो इलिया, जॉन और एलिस हैं, वो लैम्ब के इमेजिनरी चिल्ड्रन हैं, वो उसकी ग्रैंड मदर है मिसेस फील्ड, उसके बारे में बात करने को कहते हैं। फील्ड वॉज द कीपर ऑफ ए रिच हाउस एंड शी लुक्ड आफ्टर द हाउस विथ ग्रेट केयर एंड थॉट इट वॉज हर ऑन, कि जो ग्रेट ग्रैंड मदर है उसका जो घर है वो खुद का नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी केयर बहुत अच्छे से करती है। द स्टोरी वॉज कर्व्ड इन वुड अपॉन ए चिमनी पीस, और जो स्टोरी है किस पर कर्व की गई है, एक लकड़ी की एक चिमनी है उस पर बेस्ड है। ए फुलिश रिच पर्सन लेटर पुल्ड डाउन द वुडन चिमनी एंड पुट ए चिमनी ऑफ मार्बल। अब वो क्या बता रहे हैं, उस जो छोटा सा जो घर था बहुत रिच इंसान का था, उसमें पहले लकड़ी की चिमनी लगी हुई थी, लेकिन ये जो दूसरा जो रिच पर्सन है वो आता है और क्या कर देता है, वो लकड़ी की जो चिमनी थी उसको रिप्लेस कर देता है, किससे? मार्बल की चिमनी से। एलिस वॉज वेरी अनहैप्पी, और इस बात से एलिस वो अनहैप्पी हो जाती है दैट द रिच मैन हैड पुल्ड डाउन द चिमनी पीस विथ द स्टोरी। शी लुक्ड अप रीडिंग एंड हर एंगर वॉज लाइक हर मदर्स, की वो भी एक रूड व्यवहार के साथ दिखती है, ठीक उसी तरीके से जैसे ही उसकी जो मदर थी उसने देखा होगा। When the house came to the decay later after the death of Mrs. Field, जैसे ही जो मिसेस फील्ड है उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है, the nobleman carried away the ornaments of the house and used them in the new house. The ornaments of the old house looked very awkward in the new house. अब वो क्या करते हैं, जैसे मिसेस फील्ड है उसकी डेथ हो जाती है तो वो रिच पर्सन आता है और जो वहाँ के जो ऑर्नामेंट्स जो होते हैं घर में, पुराने घर में, उनको ले जाता है और नए घर में रख देता है। अब नए नए घर में पुरानी चीज़ें, आजकल तो फैशन हो गया है एंटिक चीज़ों का, लेकिन जो नया घर है उसमें जो पुरानी चीज़ों को अगर रख दिया जाता है तो ऐसा बता रहे हैं कि एक वो ऑकवर्ड लगती है ना। नेक्स्ट है जॉन एंजॉयड द कंपैरिजन, कि अब जो जॉन है उनका इमेजिनरी चाइल्ड, वो भी क्या करता है, इस जो कंपैरिजन है उस पर हंसता है। As if he also felt it would be very awkward indeed. Grandmother was also very religious, कि grandmother है वो religious as usual grandmothers होती ही हैं। Alice here spread her hands as if she was not interested in the praise of a quality of a grandmother. Children find it difficult to learn lesson by heart, कि वो जो ग्रैंड मदर है उसकी रिलीजियस बातें बताने लगा था, लेकिन जो एलिस है उनकी उसके हाव भाव से ऐसे पता लगता है कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ग्रैंड मदर फिल डिड नॉट फियर द स्पिरिट ऑफ द टू इन्फेंट्स विच हॉन्टेड द हाउस एट नाइट। अब ये जो घर है पुराना उसमें दो जो शिशु है, नवजात शिशु, उनकी स्पिरिट्स रहती है, आत्माएं रहती है, लेकिन ग्रैंड मदर जो थी स्पिरिचुअल थी इसलिए उनको डर नहीं लगता है। सो सी स्लेप्ट अलोन, इसलिए वो अकेली सो जाती है। बट इलिया यूज टू स्लीप विथ दिस मेड as she was not so religious. When the grandmother did, many people in the neighborhood attended her funeral. She was also a good dancer when she was young. Here Alice moved her feet unconsciously as she too interested in the dancing. तो बेसिकली इसमें यही बताया है कि जो नेबर के जो लोग थे उनका बिहेवियर कैसा था, सॉरी, जो ग्रैंड माँ थी उनका बिहेवियर वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड थी, और जब उनकी डेथ होती है तो उनके नेबर्स बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं और उनके फ्यूनरल में लोग एकत्रित होते हैं। और फिर बताया है कि जो ग्रैंड मदर थी वो एक डांसर भी थी, तो एलिस इस चीज़ से क्या करती है, अनकॉन्शियसली अपने पैर को हिलाती है, जिससे ये पता चलता है कि वो भी डांसिंग में इंटरेस्टेड है। ग्रैंड मदर वॉज टेल एंड अपराइट बट लेटर सी वॉज बाउड डाउन बाई डिजीजेस कॉल्ड कैंसर, कि जो ग्रैंड मदर है वो बहुत लंबी थी, लेकिन धीरे धीरे जो कैंसर नाम की डिजीज है उसने उसको झुका दिया। बो यानी क्या होता है, झुका देना। In the garden, there were fruits like nectarines, peaches, oranges, and others. कि गार्डन में ये सारे फ्रूट्स थे। एलिया नेवर प्लक्ड देम बट रेदर एंजॉयड लुकिंग एट देम, जो एलिया जो थी वो उनको तोड़ती नहीं थी लेकिन उनको देखने में ही एंजॉय करती थी। हियर जॉन डिपॉजिटेड ए बंच ऑफ ग्रेप्स अपॉन द प्लेट अगेन, ही ऑल्सो सोइंग दैट ही टू वॉज नॉट टेम्प्टेड बाई फ्रूट्स, कि जो इलिया कहाँ गया, ही वॉज,
हाँ, तो मिसेस जॉन, जो जॉन है वो क्या करता है, बंच ऑफ ग्रेस अपॉन द प्लेट अगेन, जो डिपॉजिटेड यानी कि जो ग्रेप्स की जो प्लेट है उसको डिपॉजिट कर देता है टेबल पर ना। एंड ही वॉज सर्विंग दैट ही इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन फ्रूट, की वो भी, उसको भी फ्रूट्स अच्छे नहीं लगते हैं। फॉर ऑल द ग्रैंड चिल्ड्रन ग्रैंड मदर फील लव जॉन द मोस्ट, कि जो जितने भी जो चिल्ड्रन थे उनमें से जो ग्रैंड मदर है वो जॉन को सबसे ज़्यादा पसंद करती थी। जॉन वॉज लाइवली एंड स्प्रिटेड, फाउंड ऑफ रीडिंग, हॉन्टिंग एंड आउटडोर एक्टिविटीज़, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी एक्टिव था, है ना। फॉन्ड ऑफ राइडिंग का भी उसे शौक था, है ना। He used to take James Elia upon his back out of outling, as James Elia was lamb-footed, कि जो इलिया थी, जेम्स इलिया थी, वो क्या थी, लैम थी ना, लंगड़ा था, इसलिए वो अपनी बैक पर ही उसको लेके घूमता था। कौन, जॉन। बट जेम्स वॉज सॉरी फॉर दैट, लेकिन जो जेम्स है वो उसके लिए सॉरी होता है। और जॉन डाइड लेटर एंड जेम्स मिस्ड हिम सो मच। द चिल्ड्रन बिगेन टू क्राई एट द सैड टर्न ऑफ इवेंट, कि जब जैसे ये किस्सा शुरू होता है तो जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्राई, रोने लग जाते हैं। दे आस्क्ड हिम टू कंटिन्यू द स्टोरी ऑफ अंकल जॉन बट टू टेल देम अबाउट देयर डेड मदर। द फादर बिगेन टू टेल देम हाउ ही हैड courted their mother Alice for 7 days। नेक्स्ट वो बोलते हैं कि आप जो चाचा जॉन हैं उसी की स्टोरी को कंटिन्यू रखें और उसके मदर के बारे में भी बताएं। ही वॉज ए टाइम होपफुल ऑफ विनिंग हर एंड ए टाइम्स ऑफ डिस्पेयर। ही एक्सप्लेन्ड टू देम व्हाट कॉइनेस डिफिकल्टी एंड डैनियल मीन ऑफ द अनमैरिड लेडी। व्हेन द फादर लुक्ड एलिस शी लुक्ड एट द टाइम वेरी मच लाइक हर मदर। अब वो यहाँ पर बताते हैं कि ही वॉज एट अ टाइम होपफुल ऑफ विनिंग हर एंड द टाइम ऑफ डिस्पेयर। डिस्पेयर यानी क्या होती है, निराशा, कि निराशा का जो समय, जो विनिंग का जो समय था, जय का जो समय था, और जो निराशा का जो समय था, वो उसने एक्सप्लेन किया कि कैसे एक कॉइनेस यानी क्या होता है, शर्म भरा, डिफिकल्टी जो होती है, और डेनियल मीन ऑफ अनमैरिड लेडी, की एक जो अनमैरिड लेडी होती है उसके लिए कितनी जो डिफिकल्टीज उसको सहन करनी पड़ती है, कितनी शर्मिंदगी उसको झेलनी पड़ती है। व्हेन द फादर लुक एट हर लाइक शी लुक्ड एट दैट वेरी मच लाइक हर मदर, कि जब चार्ल्स लैम्ब है, जब वो एलिस की तरफ देखते हैं तब उनको क्या ऐसा लगता है कि जो एलिस है वो बहुत ज़्यादा अपनी मदर है उसको रिजेंबल करती है, या फिर बहुत ज़्यादा अपनी मदर के फेस से मैच होता है ना। They began to go away further and further till the father could hardly see them। अब वो क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो दूर तक चलते जाते हैं, जब तक कि उसके जो फादर हैं उनकी आंखों से ओझल ना हो जाए। From a great distance they seemed to say that they were not children of Alice nor of him, कि दूर से जाते हुए ही चार्ल्स लैम्ब को ऐसे लगता है कि वो ऐसे बोल रहे हैं कि वो ना ही तो एलिस के बच्चे हैं और ना ही तुम्हारे। दे वर नॉट चिल्ड्रन एट ऑल, ना ही वो तो बच्चे ही नहीं है। They were only what might have been। When he woke up and he found himself in an armchair, he had fallen asleep and he had been dreaming। James Elia had vanished। On the chair was only Charles Lamb। अब जब खत्म हो जाता है तब हमें पता चलता है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, कि चार्ल्स लैम्ब के तो कोई चिल्ड्रन थे ही नहीं, और जो बच्चों की जो बात की जा रही थी, इमेजिन जो चिल्ड्रन थे उसमें उसके वाइफ का भी जिक्र हुआ है, तो वो सब तो एक्चुअल में थे ही नहीं, है ना। ये फाउंड और ये जो कुछ भी जो चल रहा था वो उसके सपने में चल रहा था ना, बीन ड्रीमिंग, क्योंकि वो तो इन सब का सपना ले रहा था। और जब उसका सपना खुलता है या फिर उसकी जब नींद खुलती है तब वह अपने आप को, जो चार्ल्स लैम्ब है वो अपने आप को एक आर्म्ड चेयर में पाता है। ठीक है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर करने की हम कोशिश करेंगे, है ना। इल डोराडो जो नेक्स्ट वर्क है वो है इल डोराडो, यानी क्या होती है, सोने की सिटी है, जो ड्रीम्स, ऐसा माना जाता है कि एक सोने की सिटी है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा पता चलता है कि ऐसी कोई सिटी नहीं है ना। एल डोराडो यानी क्या होती है, सोने की सिटी, जैसे सोने की लंका जैसे बोल सकते हैं ना, कि जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। ह्यूमन बींग्स आर ड्रिवन बाय डिजायर्स एंड
एंड एस्पिरेशंस, की जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो डिज़ायर से और डिज़ायर उनकी जो बहुत सारी जो इच्छाएं होती है और उन्हीं पर उनका जीवन चलता रहता है। एंड दीज आर द थिंग्स दैट गिव्स आवर लाइफ मीनिंग एंड पर्पस। और यही जो चीज़ें होती है ना, जो आशाएं जो होती है, यही जो ह्यूमन बीइंग है उनके मीनिंग, उनके जीवन को मीनिंग देता है, कोई पर्पस देता है। दे आर द फ्यूल दैट ड्राइव्स अस टू लर्न। और यही चीज़ें हमें, जो एस्पिरेशन है, जो डिज़ायर्स हैं, वही हमें फ्यूल देती है। किस चीज़ के लिए? टू लर्न, यानी कुछ नया सीखने के लिए। इट इज़ नॉट द अटेनमेंट ऑफ आवर गोल्स that brings us joy but the journey towards them। अब यहाँ पर जो राइटर है वो क्या बताते हैं कि किसी चीज़ को पा लेना हमें बहुत ज़्यादा खुशी नहीं देता, जबकि जो जर्नी होती है उस चीज़ को पाने की, है ना, उसको एंजॉय करना ही असली मज़ा है ना। जीवन जीने का असली मज़ा किस में है? इसी में है कि किसी चीज को जैसे मानो कि जो ये जो पूरा ऐसे इसकी थीम यही है कि अगर हम जीवन में कुछ भी करना चाह रहे हैं, जैसे हमारा एक लक्ष्य है कि मुझे आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है ना, तो आईपीएस बनने और आईएएस बनने के बाद इतना मजा नहीं आएगा जितना जो जर्नी है उसमें आएगा आपको। मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि एक जो ड्रीम होता है उसको अचीव करने के बाद में हमें जीवन की सारी कुछ खुशियाँ मिल जाएगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है ना। जब हम उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं उसके बाद भी हमें, हमने जो खुशी जो इमेजिन की थी वो खुशी नहीं मिल पाती है। तो ऑथर क्या कहना चाहते हैं कि जो लक्ष्य है उसको पाने में जितना मजा नहीं है, जितना उस जर्नी जो प्रोसेस होती है ना, उस लक्ष्य को पाने की जो प्रोसेस होती है वो हमें ज़्यादा एंजॉय करनी होती है ना। The process of striving, of overcoming challenges, of learning and growing, these are the things that brings us joy। कि बस वही चीज़ बताइए कि हमें खुशी कौन सी चीज़ें देती है, जो जॉय हमें कौन सी चीज़ों में मिलता है, जो प्रोसेस है लर्निंग की, जो प्रोसेस है उनमें मज़ा आता है ना। The text also highlights the importance of continuous learning and the joys of discovery। कि जो कंटिन्यूस लर्निंग है उसी में मजा है ना, इस चीज पर फोकस करते हैं। स्टीवेंसन आल्सो एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ स्टेजेस सच एज बर्थ, एजुकेशन, मैरिज एंड पेरेंटहुड। जैसे कि ऐसे होता ही है ना नॉर्मल, कि जैसे हमने एजुकेशन कर लिया और लगा कि सब कुछ हासिल कर लिया। एजुकेशन जैसे 12th क्लास तक होता था ना ऐसा, कि 12th क्लास तक आपको बोला जाता कि अरे तुम 12th तक पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं पढ़ेगा, पढ़ लो ना। कॉलेज में आए तो फिर आपके साथ वही होता चला आया कि प्रोफेसर्स भी आपको यही बोल रहे हैं कि कॉलेज में पढ़ लो, फिर कोई मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का, है ना। तो ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो यही चीज बताइए कि कोई किसी चीज का एंड नहीं है। जैसे बर्थ हो गया, एजुकेशन है, मैरिज ऐसे होता है ना कि शादी कर ली, चलो ठीक है, काम हो गया, है ना। तो रियल जॉय है वो शादी करने में नहीं है, पेरेंटहुड में नहीं है, और एजुकेशन में नहीं है, बर्थ में नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें होने के बाद नई प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है ना। बड़ों को बोलते हुए से आपने सुना होगा कि भाई हमने तो सारे बच्चों की शादी कर ली, हमने तो गड्डी जीत ली है। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम्स कब आना शुरू होती है? जब शादी करने के बाद जो नई नई प्रॉब्लम्स आती है ना, तो बता रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स है वो कभी खत्म नहीं होती है। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड ये साइकिल है जिसमें हम जो ह्यूमन बींग्स है वो घूम रहे हैं ना, चल रहे हैं। तो हमें इसी साइकिल को क्या करना है? एंजॉय करना है। He suggests that each stage is actually the beginning of the new set of challenges and anxieties, है ना। Each stage of life brings its own challenges and rewards। कि जो प्रत्येक जो स्टेज होती है ना जीवन की, वो हमारे लिए नए चैलेंजेस लेके आती है और नए अवार्ड्स भी, रिवॉर्ड्स भी हमें मिलते जाते हैं ना। कि बहुत सारी चीज़ों के नुकसान भी होते हैं तो फायदे भी हमें मिलते जाते हैं, है ना। Stevenson emphasizes the importance of kindness and goodwill in maintaining love in marriage। कि शादी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन शादी को निभाना, है ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? काइंडनेस चाहिए होगी, गुडविल चाहिए होगी।
इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फैलिंग इन लव, कि किसी के साथ प्यार में गिरना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, एंड गेटिंग मैरिज करना बहुत बड़ी बात नहीं है. इट इज़ अबाउट मेंटेनिंग दैट लव थ्रू काइंडनेस एंड गुडविल. बट इम्पोर्टेंट क्या है ना, वो क्या है, उस प्यार को कैसे मेंटेन रखना है, शादी को कैसे मेंटेन करके चलना है, वो चीज़ें बड़ी होती है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एसे स्टीवेंसन स्टेट्स दैट द ओनली सर्टेनिटी इन लाइफ इज डेथ, कि जो सर्टेन थिंग है वो क्या है इस जीवन में, ओनली मृत्यु है ना. ही एंड्स ऑन ए होपफुल नोट सजेस्टिंग दैट द जर्नी itself rather than the destination is what brings fulfillment, and that true success lies in the effort we put into our endeavors. This is a powerful message about the value of the journey over the destination. तो इसमें ये क्या बता रहे हैं कि ये किस चीज़ को अप्रिसिएट कर रहे हैं, कि जो प्रोसेस है ना, अपने गोल्स को जो अचीव करने की जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करना है ना, उसी के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखना है. इवन इफ दे सीम अनअटेनेबल, यानी कि हमारे कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं ना, लेकिन उनके जो ड्रीम्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं. हो सकता है कि हम उनको अचीव भी नहीं कर पाए, लेकिन जो उसकी जो प्रोसेस है हम उसको एंजॉय कर सकते हैं ना. And to find joy in the journey rather than the destination. It is a powerful and thought provoking piece that affords valuable insight into the human condition. है ना, कि ये वर्क ऐसा है कि जो हमारे जो थॉट्स हैं उनको एक तरीके से चेंज करने जैसा है, कि है ना किस तरीके से, कि अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि गोल को अचीव करना इज़ नॉट अ बिग थिंग, बट टू एन्जॉय द प्रोसेस इज़ द बिग थिंग, है ना. तो ये बहुत बड़ी चीज़ है ना. जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर जैसे मानो आपका सपना है कि मुझे आईएएस बनना ही है, तो हो सकता है आप आईएएस ना बनो, है ना, लेकिन अगर आपने उस जर्नी, जो आपकी जो जर्नी है, जो प्रोसेस है, अगर आपने उसको एंजॉय कर लिया तो आप जीवन में उस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे. कि उस एक दौर ऐसा था जिस टाइम पे मैंने उस जर्नी को क्या किया है, एंजॉय किया है. जो एंजॉयमेंट है वो आपके माइंड में हमेशा आपको याद रहेगा. नेक्स्ट स्टोरी है आपकी द स्टोरी टेलर. स्टोरी टेलर के बारे में पढ़ते हैं. ऑन ए हॉट आफ्टरनून 3 रेस्टलेस चिल्ड्रन आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन विथ देयर आंट. कि आफ्टरनून का समय था और जो 3 चिल्ड्रन हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन में अपनी आंट के साथ. ए बैचलर इज आल्सो सिटिंग इन द सेम कंपार्टमेंट, और यहाँ पर एक बैचलर बैठा हुआ उसी कंपार्टमेंट में. द आंट कीप्स टेलिंग द चिल्ड्रन नॉट टू डू थिंग्स while the children keep asking endless why question. यानी कि जो आंट है वो उनको बार बार बोलती है कि आप, हो सकता है कि आप शैतानी ना करो, है ना. लेकिन वो क्या करते हैं, बच्चे बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं कि क्यों, है ना. सी ट्राइज टू डिस्ट्रैक्ट देम विथ ए बोरिंग स्टोरी. लेकिन फिर वो क्या करती हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं एक स्टोरी के थ्रू. और वो जो स्टोरी है वो किसके बारे में होती है, ए वेरी गुड लिटिल गर्ल हु इज सेव्ड फ्रॉम ए मैड बुल बिकॉज एवरीवन लाइक्स हर. और अब वो जो स्टोरी है वो किस बारे में होती है, कि एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, उसको बुल से बचा लिया गया. जो क्यों बचाया गया, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी थी, है ना, और सारे लोग उसको क्या करते थे, पसंद करते थे, इसलिए उसको बचा लिया. द चिल्ड्रन क्विकली लूज इंटरेस्ट एंड कॉल्ड इट स्टूपिड. लेकिन ये जो स्टोरी है वो उनको पसंद नहीं आती है, और इस स्टोरी को क्या बोला जाता है, स्टूपिड की संज्ञा दे दी जाती है. द बैचलर देन, अब जो बैचलर जो था वो उसी कंपार्टमेंट में उनके सामने जो बैठा था वो क्या करता है, ऑफर्स ए स्टोरी. वो क्या करता है, स्टोरी सुनाता है. हिज टेल इज ऑल्सो अबाउट ए गुड गर्ल. और उनकी जो स्टोरी होती है वो गुड गर्ल के बारे में ही होती है, और जो गर्ल होती है उसका नाम होता है बर्था. सी इज सो गुड दैट सी हैज वॉन 3 मेडल्स फॉर ओबीडियंस, पंचुअलिटी एंड गुड बिहेवियर. कि वो इतनी अच्छी होती है कि उसने 3 मेडल जीते होते हैं. ओबीडियंस के लिए, पंचुअलिटी यानी क्या होती है, जो समय का जो पंचुअल होता है ना, कंटिन्यूटी जो होती है उसके लिए, एंड गुड बिहेवियर के लिए.
उनको क्या मिलते हैं, 3 मेडल मिले होते हैं। द प्रिंस अलाउज हर टू विजिट हिज प्राइवेट पार्क वंस ए वीक एज ए रिवॉर्ड, और उसको रिवॉर्ड में क्या मिलता है कि जो प्रिंस है वो उसको अपना जो पर्सनल पार्क है उसमें अलाउ कर देता है वीक में एक बार के लिए। इन द पार्क बर्था एंजॉय लुकिंग एट द पिग्स, और जो पार्क है वहाँ पर वो क्या देखती हैं, पिग्स को देखती हैं, कलरफुल बर्ड्स होते हैं, एंड पॉन्ड होता है यानी तालाब होता है। बट देन ए वुल्फ अपीयर्स, और तभी वहाँ पर एक भेड़िया दिखाई देता है। लुकिंग फॉर द मील, जो भोजन की तलाश में था। बर्था हाइड्स इन थिक ब्रूसेस, और जो बर्था है वो अपने आप को जो घनी जो झाड़ियाँ होती हैं उनमें खुद को छुपा लेती है। एंड द वुल्फ नियरली गिव्स अप सर्निंग, और जो वुल्फ है, जो भेड़िया है, वो ढूंढता ही रहता है उसको, until he hears her medals clinking together। अब क्या होता है, जैसे ही वो बर्था है वो अपने आप को झाड़ियों में छुपाती है, तो जो उसके मेडल होते हैं उनके टकराने की आवाज आती है। द वुल्फ देन अटेक्स एंड ईट्स हर, जैसे ही टकराने की आवाज आती है तो क्या होता है कि जो भेड़िया होता है उसको पता चल जाता है कि बर्था यहाँ पर है, और वो उसको खा जाता है, उस पर अटैक कर देता है। द ओनली थिंग लेफ्ट आर हेयर क्लोथ्स शूज एंड मेडल्स, और उसको खाने के बाद क्या बचता है, कुछ क्लोथ्स बचते हैं, शूज बचते हैं बर्था के, और जो मेडल्स थे 3, है ना, वो बच जाते हैं। द चिल्ड्रन लव्स द स्टोरीज सरप्राइजिंग एंड ब्यूटीफुल एंडिंग। अब जो बच्चे होते हैं जो उसकी सरप्राइजिंग और जो ब्यूटीफुल एंडिंग है वो उनको पसंद आती है। बट द आंट इज शॉक्ड, लेकिन जो आंट होती है वो शॉक हो जाती है। कैसे? कॉलिंग इट इम्प्रॉपर, और वो क्या बोलती है, इस स्टोरी को इम्प्रॉपर बताती है। क्यों? इट गोज अगेंस्ट इट गोज अगेंस्ट हर ईयर्स ऑफ मॉरल टीचिंग, कि आज तक जो आंट है वो उनको मॉरल टीचिंग देती रही थी अपनी स्टोरीज के थ्रू, और ये जो स्टोरी है वो इम्प्रॉपर होती है उनकी जो ग्रैंड माँ है उनकी मॉरल के अकॉर्डिंग। द बैचलर हाउ एवर इज प्लीज्ड दैट ही मैनेज्ड टू कीप द चिल्ड्रन क्वाइट फॉर 10 मिनट्स, लेकिन फिर भी जैसे उसकी जो आंट है उसको ये जो स्टोरी इम्प्रॉपर लगती है, लेकिन फिर भी जो बैचलर होता है वो प्लीज करता है, प्रसन्न होता है इस चीज से कि उसने मैनेज कर लिया कि वह बच्चों को कम से कम 10 मिनट तक तो शांत रख पाया। समथिंग द आंट कुडंट डू, और जो आंट है वो नहीं कर पाई थी, इस वजह से वो खुश था कि उसने 10 मिनट तक कम से कम उन बच्चों को शांत रखा। द नेक्स्ट स्टोरी जो अपनी नेक्स्ट स्टोरी है वो है द ओल्ड मैन एट द ब्रिज। ओल्ड मैन एट द ब्रिज इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय अमेरिकन राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो ये जो स्टोरी है वो किसने लिखी है? अमेरिका के जो राइटर हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे, उन्होंने लिखी है। रिटन इन 1938 एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन कैन मैगजीन। द स्टोरी इज सेट इन स्पेन। ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हैं वो आपको याद रखनी है कि जो स्टोरी है वो कहाँ पर सेट की गई है, स्पेन की है, and is inspired by Hemingway's experience as a war correspondent during the Spanish सिविल वॉर। कि जो अर्नेस्ट हेमिंगवे हैं अपने, वो भी जो स्पेनिश सिविल वॉर हो रहा था उस टाइम पर उन्होंने जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे वो आर्मी में, है ना, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो इस स्टोरी में उन्होंने दर्शाया है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द ओल्ड मैन हु सिट्स अलोंग साइड ए रोड। जो एक ओल्ड मैन होता है वो रोड के किनारे बैठा है। हिज क्लोथ्स कवर्ड इन डस्ट, और जो उसके कपड़े हैं वो मिट्टी से भरे हैं। नियरली इज ए ब्रिज ओवर, नियर बाई इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, यानी जो रिवर है उसके पास में उसके समानांतर क्या है, एक ब्रिज है। विच ए मास ऑफ मैन women and children are crossing in ट्रक्स, कार्स एंड ऑन फुट, जहाँ से बहुत सारे जो आदमी थे, औरतें थी, बच्चे थे, वो उस ब्रिज को क्या कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे ट्रक्स के थ्रू, कार्ट्स के थ्रू, और कुछ लोग पैदल भी थे। द ओल्ड मैन इज टू टायर्ड टू मूव, लेकिन जो ओल्ड मैन है वो क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा थक चुका है। एंड इज लास्ट पर्सन टू लीव हिज नेटिव टाउन ऑफ सैन कार्लोस, और वहाँ का जो लास्ट पर्सन है, ये जो सैन कार्लोस है वो वहाँ का जो सिटी है, जो टाउन है, उसी का नाम है ना, तो वो
जो ओल्ड मैन है वो सैन कार्लोस का लास्ट पर्सन था उस गांव को छोड़ने वाला। ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स देर, और वह गांव में क्या करता था, एनिमल्स की केयर करता था ना, एनिमल्स की केयर करता था। 3 एनिमल्स कौन कौन से बताए हैं इन्होंने, गोट्स बताई हैं, पीजन्स बताए हैं और कैट बताई हैं। बट ही इवेंचुअली हैड टू फ्ली फ्रॉम द आर्टिलरी एम्ड एट द टाउन, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है, वहां से जाना पड़ता है उस गांव से। द नरेटर ए सोल्जर crosses the bridge in the other direction to see how far the enemy has advanced। अब एक जो सोल्जर होता है वो ब्रिज को क्रॉस करता है और देखता है कि जो शत्रु की जो सेनाएं हैं वो कहाँ तक पहुंची हैं या फिर दिखाई दे रही हैं या नहीं। द सोल्जर इंगेज द ओल्ड मैन इन कन्वर्सेशन, और जो सोल्जर है वो क्या करता है, ओल्ड मैन के साथ बातचीत करता है। बट हिज जेन्यून इंगेजमेंट सीम्स लिमिटेड एज ही इज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मेन्स स्टोरी बाय एंटिसिपेटिंग द फाइटिंग टू कम। अब उसका ध्यान वो जो कन्वर्सेशन होता है उसमें बहुत ही कम होता है, लेकिन उसका जो पूरा का पूरा जो ध्यान होता है वो किधर होता है कि जो एनिमी है उनकी जो आर्मी कहाँ तक पहुंची है या उनके साथ में जो फाइटिंग होने वाली है उसके बारे में वो सोच रहा होता है। द ओल्ड मैन डज नॉट हैव एनी फैमिली, ओनली द एनिमल्स। जो ओल्ड मैन है उसकी कोई फैमिली नहीं होती है, ओनली एनिमल्स की वो केयर करता है। ही सेज दैट द केट विल बी ऑल राइट, वो बताता है कि जो कैट है वो कैसी होगी, ठीक होगी। बिकॉज इट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ, क्यों, क्योंकि वह अपने खुद का ध्यान रख सकती है कैट। बट ही इज़ वरीड अबाउट अदर्स, लेकिन वह अदर जो एनिमल्स है जैसे कि गोट्स हो गई और पीजन हो गए उनके लिए चिंतित है। द ओल्ड मैन इज टू ओल्ड टू फाइट एंड वेरी टायर्ड, ही इंक्लाइंड टू रिमेन एट द ब्रिज टू अवेट हिज fate, as his animals have already done. The story is a poignant exploration of the efforts of war on ordinary people and the isolation जय श्री राम and despair brought on by conflict। अब वो यहाँ पर क्या बताता है कि जो ओल्ड मैन है वो इतना बूढ़ा हो चुका है और इतना थक चुका है कि वह लड़ाई करने के मूड में भी नहीं है। ही इज़ इंक्लाइंड टू, मतलब वो जो फाइटिंग होने वाली है ना, 2 कंट्रीज के बीच, उसमें वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो वहीं पर रुक जाता है। ना ही उसको कोई ऐसी केयर है कि मैं मर जाऊंगा या फिर जो एनिमीज हैं वो मुझ पर अटैक कर देंगे, मुझे सेफ जाना है, इन चीज़ की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता है और वो वहीं पर रुक जाता है अपने भाग्य का वेट करते हुए ना। फेट यानी क्या होता है, भाग्य। एज हिज एनिमल्स हैव ऑलरेडी डन, जैसे कि उसने अपने एनिमल्स के साथ में किया था ना। द स्टोरी इज एक्सप्लोरेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ वॉर और ऑर्डिनरी पीपल, कि कैसे ये स्टोरी किसके बारे में है। बेसिकली इस स्टोरी में कुछ बहुत ज़्यादा खास है नहीं, नॉर्मल सी स्टोरी है जिसमें एक ओल्ड मैन है जो ब्रिज पे बैठा हुआ है, उसके कुछ जानवर हैं, बार बार जानवर हैं, सॉरी, उन जो ओल्ड मैन है उसके पास 3 प्रकार के जानवर हैं, जैसे कि गोट हो गया, पिजन हो गया एंड केट हो गया ना। वो सारी दुनिया उसकी उसी में समाई है, उसकी कोई फैमिली नहीं है। तो इस स्टोरी में बताया क्या गया है कि कैसे एक कॉमन मैन है, उसकी लाइफ है वो अपने अपने जीवन में वो खुश होता है, लेकिन कैसे कि जो लोग हैं, एनिमीज जो होते हैं, 2 देशों की फाइट हो रही होती है, उसमें जो कॉमन पीपल होता है ना ही तो उनका कोई रोल होता है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा सफ़र किसको करना पड़ता है, जो कॉमन पीपल होते हैं उनको करना पड़ता है। फाइटिंग किनके बीच चल रही होती है, 2 आर्मीज के बीच चल रही होती है, लेकिन फिर भी सफ़र किसको करना पड़ता है, जो कॉमन मैन होते हैं उनको सफ़र करना पड़ता है। इसी के बारे में बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना प्रॉज एप्रिशिएशन, है ना। तो नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रॉज एप्रिशिएशन। तो इसके लिए जो चंचल है उसका मैसेज आया था कि मैम ये करवा दीजिए, है ना। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि शायद थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाए, है ना। लिखा है मैंने कुछ नॉर्मल, तो कोशिश करते हैं कि जितना आपके पेपर में आएगा वो शायद इससे कवर हो जाएगा। तो जैसे कि पोइट्री का एप्रिशिएशन आई थिंक आपने किया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें सारा का जितनी भी जो पोइम्स हैं वो
उसी तरीके से लिखनी थी कि किस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन दिया, किस एज से पोइट्री बिलोंग करती है, उसमें रिदम क्या है, टोन क्या है ना, राइटर ने क्या बताया है कि पोइट्री में कौन कौन से जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज़ हुए हैं, पोइट्री का मैसेज क्या है ना, पोइट्री की थीम क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें पढ़ी थी। लेकिन जो आपका सेकंड सेमेस्टर है उसमें प्रोज से रिलेटेड चीज़ें दी गई है। तो प्रोज का अप्रिशिएशन कैसे होता है, पोइट्री किस टाइप की होती है ना, पोइट्री में आपने पढ़ा था कि लिरिक पोइट्री होती है, ओड होती है ना, और बैलेड होते हैं, नरेटिव पोइट्री होती है, इस तरीके की पोइट्रीज होते हैं। सेम उसी तरीके से हमें ये देखना है कि प्रोज किस किस तरह के होते हैं। तो प्रोज में क्या होता है, नरेटिव प्रोज होता है, डिस्क्रिप्टिव प्रोज होता है और एनालिटिकल प्रोज होता है। तो इन तीनों में आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। नरेट करना, जैसे नरेटिव पोइट्री प्रोज कैसा होता है कि जिसमें चीज़ों को नरेट किया जाता है ना, कि एक स्टोरी होती है, स्टोरीज जो होती हैं उनको नरेट किया जाता है ना, कि एक बार एक राजा था, उसकी इतनी रानियां थी, है ना, इस तरीके से चीज़ों को नरेट किया जाता है ना। तो एक नरेशन की जो टेक्निक होती है उनको हम क्या बोला जाता है, नरेटिव प्रोज बोला जाता है ना, कि एक बार एक राजा था, एक बार एक राइटर था, उसके बारे में अगर जैसे ऑटोबायोग्राफीज होती है, बायोग्राफीज होती है, ये सारी चीज़ें हम नरेटिव टेक्निक में भी लिख सकते हैं, जिसमें किसी के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो वो नरेशन में आ जाता है। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि डिस्क्रिप्टिव यानी डिस्क्राइब करना किसी चीज़ के बारे में। इसमें विविड डिस्क्रिप्शन आ जाता है किसी चीज़ का ना, किसी स्टोरी का हो सकता है कि विविड डिस्क्रिप्शन आपको बताना है, छोटी छोटी चीज़ों को आपको इसमें मेंशन किया जाता है ना, डिस्क्रिप्टिव में। और फिर होता है एनालिटिकल। एनालिटिकल प्रोज क्या होता है, एनालिटिकल प्रोज वो होता है जिसमें फैक्ट्स यूज किए जाते हैं ना, तथ्यों पे बात होती है ना, और जो एनालाइज किया जाता है थिंग्स को। तो तीनों में आपको क्या फर्क, क्या क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या फ़र्क है इन तीनों में। नरेटिव में क्या होता है कि जैसे स्टोरी को नरेट किया जाता है ना, कि जैसे कि ऑटोबायोग्राफीज होती है, बायोग्राफीज होती है, जिसमें एक पर्सन के बारे में बताया जाता है। फर्स्ट पर्सन नरेशन भी हो सकता है, जैसे कि आई यू, मतलब स्टोरी को नरेट करने की जो कला होती है, स्टोरीज जैसे सुनाई जाती है, तो वो नरेशन टेक्निक में सुनाई जाती है। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, किसी चीज को डिस्क्राइब किया जाता है विविड इमेजरी के साथ में, छोटी छोटी चीजों को उसमें मेंशन किया जाता है। एनालिटिकल जो प्रोज होता है उसमें फैक्ट्स पर ध्यान दिया जाता है। अब दूसरा अपना पॉइंट आता है कि एलिमेंट्स ऑफ प्रोज, जो प्रोज होते हैं उनके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे पोइट्रीज में हमने इंट्रोडक्शन दिया होता है, सेम उसी तरीके से प्रोज में भी हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है, कि जैसे जैसे कि हम प्रोज लेते हैं, चलो ऑफ ट्रुथ को लेते हैं। मानो ऑफ ट्रुथ का अगर हमें प्रोज अप्रिशिएशन करना हो तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन किसका लिखेंगे, फ्रांसिस बेकन का, कि किस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। माना कि ये जो फ्रांसिस बेकन है ये किससे बिलोंग करते हैं, एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ जैकोबियन एज से भी इनका, जैकोबियन एज में भी इनका इन्वॉल्वमेंट होता है ना। और किंग जेम्स के टाइम पे इन्होंने क्या किया है ना, कैसी उस टाइम पे सिचुएशंस थी। तो ये सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखेंगे, फ्रांसिस बेकन के बारे में लिखेंगे। और फिर जैसे उनका ऑफ ट्रूथ है तो थोड़ा बहुत ऑफ ट्रूथ के बारे में बता दिया जाएगा कि उसकी बेसिक सी मतलब ये जो आपका जो ऑफ ट्रूथ है ये ऐसे किस बारे में है, वो चीज़ें आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में मेंशन करनी है। दूसरी आपकी रहेगी थीम से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट आपका क्या बनेगा, थीम का बनेगा, कि ये जो ऐसे है ऑफ ट्रूथ का, तो इनकी थीम्स क्या है। जैसे कि सत्य 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 क्यों बोलना होता है ना, कि क्यों इंसान सत्य नहीं बोल पाता है, किसके सामने नहीं बोल पाता है, कि इसकी थीम्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। फिर आता है करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन में क्या होता है, करेक्टराइजेशन के लिए हम एग्जांपल लेंगे एनिमल फार्म का। तो एनिमल फार्म में जैसे हीरो है, एनिमल फार्म का छोड़ो, हम लेते हैं, चलो इसी में से लेते हैं जो हमने पढ़ा है अभी।
चलो ड्रीम चिल्ड्रन का लेते हैं ना। तो मानो कि हमने करेक्टराइजेशन लिया कि आपने इलिया का जो करेक्टर है उसको मेंशन कर दिया है ना, कि इलिया है वो किस तरह का करेक्टर है, जॉन है उसकी क्या, वो जैसे हमने एलिस के बारे में पढ़ा था, जॉन के बारे में पढ़ा था, इलिया के बारे में पढ़ा था, तो आपने क्या इस ऐसे में देखा, उसके बारे में आपकी कैसी, मतलब वो जो करेक्टर है उसके बारे में आपके माइंड में कैसी छवि बनी है ना, वो सारी चीज़ें आपको करेक्टराइजेशन में लिखना है कि एक राइटर जो है वो किस तरीके के करेक्टर्स यूज़ कर रहा है। तो हम यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जो चार्ल्स लैम्ब है उन्होंने इमेजनरी करेक्टर्स लिए हैं ना, कि इलिया है, जॉन है, एलिस है, वो एक्चुअल में करेक्टर्स नहीं है ना। और फिर हम दूसरी चीज़ ये मेंशन कर सकते हैं कि इलिया है उनका स्वभाव कैसा है ना, जैसे जॉन है, एलिस है, जैसे हमने कहीं ऐसा मेंशन किया था कि जो इलिया है वो डांसिंग में उनको